हेलो स्टूडेंट्स, ये मोशन इन 1D का थर्ड लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। आइए शुरू करते हैं। देखो एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, लेक्चर का थीम वही रहेगा। सबसे पहले कुछ कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जितने कोर कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर अप करेंगे और उसके बाद सीधे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आएंगे। देखिए क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊँ, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर इसको और ज़्यादा प्रिसाइज वे में समझा जाए तो एक्सेलरेशन है एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन बोला। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ना, और इसका एक्सेलरेशन मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी इस 1 से बढ़ती जाएगी। मतलब एक सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, दूसरे सेकंड में 7 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब क्या क्या हमें सीखना है एक्सेलरेशन में, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो वही जैसे वेलोसिटी में हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करी थी, उसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी हम पहले एवरेज और फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, एक्सेलरेशन है क्या। इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सीधे आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब इसी का एक स्पेशल केस है। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है Vf माइनस Vi ओवर टाइम में जो भी चेंज आ रहा होगा। तो इसका एक स्पेशल केस होता है, उसी को समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका एक स्पेशल केस होता है जिसमें आप इसी चीज़ को आप लिख सकते हो V साइन थीटा बाई 2, V साइन थीटा बाई 2 ओवर टी। अब ये क्या है, क्यों आया, इसके बारे में मैं आपसे रुक के बात करूँगा। लेकिन ये तब लगाना है, ये जो स्पेशल केस है ये तब एप्लीकेबल है जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। और ये तभी होगा जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में होगी, सर्कुलर मोशन में, या फिर किसी सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रही होगी। उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। ये कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये हम आगे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब इसका एक स्पेशल केस होता है, आप इसको Vf माइनस Vi ओवर टी लिख सकते हो, और मैं इसी को V इंटू साइन थीटा बाई 2 लिख रहा हूँ। सॉरी, इसको 2V साइन थीटा बाई 2 लिखते हैं। अब ये 2V साइन थीटा बाई 2 कब आता है, एक स्पेशल केस होगा जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये होगा आपका किसी बॉडी जब किसी सर्कुलर मोशन में होगी। ठीक, आओ आगे बढ़ें। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ करती थी वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। तो उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम को जब हम जीरो की तरफ को अप्रोच करवा देते हैं, किसकी, एवरेज वैल्यू में। तो इसकी एवरेज वैल्यू में जब आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम को जीरो अप्रोच करा दोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। और एवरेज वैल्यू होती है इसकी dV ओवर dt, और इसको लिखने का तरीका होता है dV ओवर dt। तो ये हो गया इसकी एवरेज वेलोसिटी, और जब इसमें टाइम को जीरो अप्रोच कराया गया तो हमें मिल गई इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक तरीका ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का। अब एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं,
अब क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी होता है dx/dt, अगर आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो ये ऐसा दिखेगा dx/dt, और ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब d2x/dt²। मतलब अगर आपको x की इक्वेशन दे रखी है तो उसको आप डायरेक्टली 2 बार डिफ्रेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इसको डबल डेरिवेटिव या फिर d2x/dt² बोलते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, क्या है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब इस इक्वेशन में dv/dt को मैं एक काम करता हूँ dx/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब dx/dt बन जाएगा v, और बचा क्या dv/dx। तो 3 तरीके से आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिख सकते हो। तो एक तो हो गया dv/dt जो एक रेगुलर तरीका है, या इसी को आप डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो। अब इसी को लिखने का एक और तरीका, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो dx/dt तो हो गया आपका वेलोसिटी, और बच गया आपका dv/dt। सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बच्चों ये पॉइंट नंबर 4 और ये पॉइंट नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को बहुत तमीज़ से देखना, बहुत ढंग से देखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 4 लिखा है रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन। रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन ऑफ ए एंड बी, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी ये हम जानते हैं। अब देखो 2 चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहली चीज़ ये पॉसिबल है कि ए एंड वी, वेक्टर ए एंड वी हैज़ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन अब कैसे होंगे इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। ए और वी के अपोजिट साइन हो जाएं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ़ ए एंड वी हैज़ सेम साइन, इन दोनों के साइन सेम हो जाएं। अब अगर वी और ए के साइन अपोजिट हो जाएं तो बस समझ जाना कि स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड विल डिक्रीजेस। वहीं अगर इनके साइन सेम हो जाएं तो इसका मतलब इसकी स्पीड, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होने वाली है। ये तो पॉइंट बहुत ढंग से समझ भी लेने चाहिए और नोट भी कर लेने चाहिए। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको पॉइंट नंबर 5 को बताने के बाद समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 है रिगार्डिंग एंगल बिटवीन ए एंड वी। अब ए और बी के बीच के एंगल को मैं फ़िलहाल के लिए थीटा बोल रहा हूँ। अब 3 सिचुएशन को आप देख लो, बस ये 3 सिचुएशन मोर देन सफिशिएंट है समझने के लिए। ए और बी के बीच का एंगल, 3 पॉसिबिलिटीज़, या तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो सकता है, या ये एंगल 180 डिग्री हो सकता है, या ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो 1D में इन 3 चीज़ों से आपका काम बन जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब ए और वी पार्टिकल मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच 0 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका एक ही मतलब होगा कि स्पीड बढ़ने वाली है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजिंग है। वहीं अगर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो उसका मतलब स्पीड पार्टिकल की डिक्रीज़ हो रही है। वहीं अगर ए और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए इसका मतलब एक ही होगा कि इसकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। तो ये 2 बातें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होंगी। ये बात होगी डिस्कस जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे, तो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही आपको इसको देखना है। तो 1D में इन दोनों से आपका काम चलेगा। जब थीटा 0 डिग्री तो स्पीड बढ़ेगी और थीटा 180 डिग्री तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये और ये बात अगर देखा जाए तो करीब करीब एक ही जैसी है। जब ए और बी का साइन सेम है तो सेम होने का मतलब, क्योंकि आप 1D पढ़ रहे हो, ये वेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ 1D पढ़ रहे हो, तो अगर एक साइन सेम है तो इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है 2 वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री माना जाता है।
तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, और वही चीज़ यहाँ भी लिखी है कि ए और वी हैज़ द सेम साइन। सेम साइन मतलब अगर वी इधर को है तो एक्सेलरेशन भी इधर को है, मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो मतलब स्पीड बढ़ेगी। वहीं दोनों के साइन अपोजिट है, मतलब अगर ए इधर को है, या फिर यूँ कहूँ कि वी इधर को है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ को काम कर रहा है, तो उसका मतलब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस है स्पीड क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। तो एक्चुअली 0.4 और 0.5 एक ही बात को कह रहे हैं। एक बार हमने साइंस के हिसाब से देख लिया और एक बार हमने एंगल के हिसाब से इसको देख लिया। अब इन दो बातों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और इस एग्जाम्पल से आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आओ इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, मान लो मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल है। वैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, आपने इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड से। ऑब्वियस है आप जब उसको ऊपर की तरफ को भेजोगे तो आपने उसको कोई स्पीड तो देनी ही पड़ेगी। इस तरीके से आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u से। अब ऑब्वियस है ये बॉडी कभी ना कभी जाके रुकेगी। मान लेते हैं ये यहाँ जाके रुक गई। यहाँ जाके रुकने का मतलब इसकी फाइनल स्पीड यहाँ से यहाँ तक के मोशन में, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई। अब जब भी आप बॉडी को ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो नीचे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है नीचे की तरफ को, ये हमेशा नीचे की तरफ को लगेगा। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू आप करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए चलते हो, है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है, और ये हमेशा नीचे की तरफ को ही लग रहा होगा। अब अगर मैं देखूं नीचे से ऊपर जाने में, तो u ऊपर की तरफ को है जबकि g या फिर a नीचे की तरफ को है। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। यही हमें दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ स्पीड u है, यहाँ स्पीड 0 हो गई है। इसका मतलब अपवर्ड जर्नी में है ना, अपवर्ड मोशन में। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन v and a आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। और इस बात का एक ही मतलब निकलता है कि स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और ये बात हमें यहाँ पे महसूस भी हो रही है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। वहीं अगर मैं डाउनवर्ड मोशन की बात करूँ तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, अब डाउनवर्ड मोशन में क्या हुआ होगा, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी, मतलब u नीचे और g तो नीचे ही काम कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में u भी नीचे और v भी नीचे। इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन में v एंड a हैज़ सेम साइन, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव का भी कोई मतलब नहीं है, बस सेम साइन होने चाहिए। अब v और a का अगर सेम साइन है तो ऊपर से नीचे आने पे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये हमें नोट्स में देखा है। अब क्या स्पीड बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 0 है, जब नीचे की तरफ को आएगा तो इसकी स्पीड इस g फैक्टर से इंक्रीज होगी ही होगी। जैसे अगर अभी ये 0 है तो एक सेकंड के बाद 10 हो गई होगी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 10 है, दूसरे सेकंड में 20 हो गई होगी। अब जितनी स्पीड से फेंका होगा उसी स्पीड से वो इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक है, इसको वहीं डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल 4th और 5th पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन v एंड a हैज़ द सेम साइन, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। और एंगल अगर पूछा जाए तो ये एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ को काम कर रहे हैं। तो ये हो गया 4th और पॉइंट 5th का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम 6th पॉइंट में। तो 6 पॉइंट है आपका VT ग्राफ। देखो अभी फ़िलहाल सिर्फ काम चलाने के लिए ग्राफ पढ़ाए जा रहे हैं। ग्राफ्स को डिटेल में हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट सारा कवर अप कर लेंगे। ये ग्राफ को हम लास्ट में कवर अप करेंगे, मतलब जो लास्ट लेक्चर होगा इसका वो ऑन ग्राफ होगा, हम पर्टिकुलर ग्राफ्स पे ही बात करेंगे उस लास्ट लेक्चर में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ VT ग्राफ समझना है, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके बाद।
अब वी टी ग्राफ क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा आपको, तो सबसे पहले एक वी टी ग्राफ बना ही लेते हैं। यह आपका वी टी ग्राफ है। मान लो पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, है ना। अब इस वी टी ग्राफ में, इस वी टी ग्राफ का सबसे पहले आप स्लोप देखो, तो स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का। तो स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है राइज ओवर रन। मतलब जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ को कितना राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ को कितना जा रहा है। तो जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ को कितना जा रहा है, इसी रेशियो को हम स्लोप बोलते हैं। अब अगर आप देखो तो पार्टिकल ऊपर कितना गया, ऊपर गया डेल्टा वी, और हॉरिजॉन्टली कितना मूव करा, हॉरिजॉन्टली मूव करा डेल्टा टी। तो राइज ओवर रन का रेशियो बनेगा स्लोप। तो राइज कर गया ये डेल्टा वी और रन कर गया ये डेल्टा टी, और डेल्टा वी और डेल्टा टी ही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये एवरेज एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि हमने टोटल जर्नी की बात कर रखी है। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए तो फिर हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम की। तो वो उस पॉइंट पे आप जिस टाइम के लिए पूछी जा रही हैं बातें, उस टाइम के लिए आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये टेंजेंट लाइन आपको बताएगी इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो बनेगा इसका डी वी ओवर डी टी, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वी ओवर स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ टी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस, ये हो गया एवरेज। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि वी टी ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है या एवरेज वैल्यू बताता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटायर जर्नी के लिए अगर बात हो रही है तो फिर एवरेज की बात हो रही है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर बात हो रही है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर बात हो रही है। तो ये हो गया वी टी ग्राफ का स्लोप। मतलब हमें ये पता लग गया कि वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वो बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा पॉइंट नंबर 1। तो इसको मैं एज एन पॉइंट नंबर 1 लिख लेता हूँ और इस चीज़ को मिटा देता हूँ। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, पहला पॉइंट, इसका स्लोप बता रहा है हमें एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बता रहा है तो अगेन यहाँ पे फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, तो इसी पॉइंट के लिए पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं लाइनें। भाई वी टी ग्राफ अगर आपको मिलता है तो एक लाइन हो सकती है जो पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो। अगर वो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस है तो इसका मतलब इसका स्लोप होगा 0, और स्लोप 0 होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। और ये तभी होगा जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, मतलब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये पहला केस हो गया इसका। वहीं दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है इसका स्लोप आ जाए पॉजिटिव। तो स्लोप अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, है ना, और वो कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। एक मिनट ज़रा मैं इसको और ज़रा ठीक से लिखता हूँ। रुको, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और पैरेलल टू टाइम एक्सेस है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप 0 रहा होगा। दूसरा केस, अच्छा एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस, फिर आपको स्लांट लाइन मिल सकती है, लेकिन वो भी स्ट्रेट ही होगी, स्ट्रेट लाइन लेकिन स्लांटेड हो। कुछ ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वी टी ग्राफ और इस किस्म की स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाए। स्लांटेड लाइन है वैसे तो, लेकिन है स्ट्रेट ही। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लेना है। अब ये एंगल आपको ग्रेटर देन 90 दिख रहा है या लेस देन 90 दिख रहा है, इसको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा है। तो उसका मतलब इस सिचुएशन में इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तीसरा केस ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो लेकिन स्लोप क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और स्लोप नेगेटिव आने का मतलब कुछ ये सिचुएशन है, ये वी टी ग्राफ और लाइन कुछ ऐसी दे रखी हो। अगेन टाइम एक्सेस या एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लेना चाहिए, 90 से बड़ा है तो मतलब स्लोप नेगेटिव
और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? फिर देख लेते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। स्ट्रेट लाइन लेकिन स्लांटेड है मतलब स्लोप पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, कुछ इस टाइप का केस मैं आपको बता रहा हूँ। फिर स्लोप नेगेटिव कब हो सकता है? स्लोप नेगेटिव हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 से बड़ा एंगल बन रहा हो, तो स्लोप आएगा नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा नेगेटिव, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, अब चौथी बात नहीं, ये पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़। बच्चों वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है, यह आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। 9th में आपने देखा भी होगा। तो ईटी ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वीटी ग्राफ का, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए 2 बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अब आगे आते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा रूल याद दिला दूं फिर वही पुराना, एक्स टी इक्वेशन मिल सकती है, वी टी इक्वेशन मिलेगी और ए टी इक्वेशन मिलेगी। एक्स टी से वी टी में जा सकते हैं, वी टी से एक्स टी में आ सकते हैं, वी टी से ए टी में जा सकते हैं, ए टी से वी टी में जा सकते हैं। एक्स टी से वी टी में जाना है तो डिफ्रेंशिएशन, वी टी से एक्स टी में आना है तो इंटीग्रेशन, वी टी से ए टी में जाना है तो डिफ्रेंशिएशन, ए टी से वी टी में जाना है तो इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक और रिकॉल करवा दिया मैंने, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इसी के ऊपर आधारित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। बच्चों आपको यहाँ पे कोई पार्टिकल दे रखा है और उसकी वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखी है। इसी पार्टिकल की वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है और ये दे रखी है 2t² - 4t + 3, और आपसे कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा ये हमें निकालना। अब देखो अननेसेसरी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। वी टी इक्वेशन दे रखी है, ए पूछा हुआ है। अब ये देख लो ये एक्सेलरेशन एवरेज पूछा हुआ है या इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछा है तो उसका मतलब ये एक एवरेज एक्सेलरेशन रहा, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहा होगा। और हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है, ये होता है dv/dt, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस कर दो उसको डिफ्रेंशिएशन और उसको डिफ्रेंशिएट करके आपको ए टी इक्वेशन मिल जाएगी। ये आएगा 4t - 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये आ गई ए टी इक्वेशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब किस टाइम के लिए एक्सेलरेशन पूछा हुआ है? 2 सेकेंड पे, बस। तो फिर करो क्या, टी की जगह पे पुट कर दो 2, तो टी की जगह पे 2 पुट करते ही आपको आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये हो गया 8 - 4 दैट इज़ 4 मीटर/सेकेंड²। ये है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। जो सेकंड का क्वेश्चन में आपको एक्स टी इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। आपसे कहता है कोई एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, 8 + 12t - t³, ये एक्स टी इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको जरा देखो। आपसे कहता है फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल।
आपको इस पार्टिकल का रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस करे थे। अब सबसे पहले ये पार्टिकल रिटार्डिंग, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डिंग नेचर का है। अब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डिंग नेचर का एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको AT इक्वेशन मिलेगी वो विथ नेगेटिव साइन मिलेगी। ये बात को पहले आप समझ लो। तो फिर वही काम करते हैं, xt दे रखा है और AT में पहुँचता है, तो ये हो गई xt इक्वेशन। अब बार बार इसको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखो। xt से पहले vt में पहुँचो, तो a को x को डिफरेंशिएट करके मिलता है v, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया, उड़ा दो। 12t का डेरिवेटिव हो गया 12 माइनस टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर, तो ये आ गई आपके पास vt इक्वेशन। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि रिटार्डेशन पूछा है तो आपको AT इक्वेशन चाहिए होगी, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करके मिलता है a, और 12 को जब डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6t विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आना ही बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन रिटार्डिंग नेचर का है, मतलब समय के संग संग पार्टिकल की वेलोसिटी कम होते जाएगी। इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करें, क्या अप्रोच रखें इस क्वेश्चन में। आपको पता करना है कोई पार्टिकल है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और पता करना है उसका एक्सेलरेशन जब उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी हो। इसका मतलब सबसे पहले हमें वो समय पता कर लेना चाहिए जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी किसी टाइम पे, तो पहले वो टाइम पता कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी 0 हो जाए, पार्टिकल शुरू हुआ किसी टाइम t पे और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वो टाइम पहले पता कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर vt इक्वेशन पे आते हैं, हम वेलोसिटी को 0 मानते हुए चलते हैं, और किस टाइम 0 हो रही है वो टाइम हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके लिए vt इक्वेशन पे v को 0 पुट करो और t निकाल लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको t की वैल्यू 4 मेरे ख्याल से 2 सेकेंड मिलेगी। अब ये वो टाइम है जिसमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई होगी। अब जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई होगी तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके लिए फिर आप इस t की वैल्यू को इस AT इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से मैं फिर a इज इक्वल टू -6t में t की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ, तो उसमें मुझे मिलेगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछे रिटार्डेशन कितना है तो सिर्फ 12 ही बोलना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि रिटार्डेशन क्या हुआ, तो फिर वहाँ पे फिर आपको अपना आंसर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो हर क्वेश्चन को ना एक बार खुद से ट्राई करा करो, उसको जब तक ट्राई करो जब तक कर सकते हो, बिल्कुल एट द एंड फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो। ये मेरे संग ही नहीं, जहाँ भी आप पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, तरीका यही होना चाहिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई किया जाए, कि जितना आप उसको खुद से ट्राई करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। पहले स्टेप में पहली बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फिर उसको पढ़ो, देखो, सुनो, और फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करो। अगर फिर भी ना हो पाए फिर जाके उसके सॉल्यूशन पे आना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली सॉल्यूशन पे कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो फिर वो रटने वाली बातें हो जाती हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, खुद का दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से आया होता है। ख़ास तौर पे नीट अगर लेवल के एग्ज़ामों की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। तो उसके लिए आपका दिमाग सफिशिएंट है, अगर आप कोशिश करो तो हर क्वेश्चन को एक बार पहले खुद से ट्राई करना ज़रूरी है। तो आ रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको xt इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरों से अलग होगा। xt इक्वेशन दे रखी है, कहता है एक पार्टिकल है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये दे रखा है t+5 की होल पावर -1, ये नीट का PYQ भी है।
अब आपसे कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, मैं इन ऑप्शंस को लिखता हूँ। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी की पावर 3/2। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस की पावर -2 और चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी की पावर 1/2। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 2/3 दे रखा है वैसे। तो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो वैसे इसका आंसर क्या है वो चलो आप देखते हैं कैसे करके निकलेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो आपको 80 xt से पहुंचना पड़ेगा 80 तक। तो वैसे ही करते हैं। तो ये xt इक्वेशन है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो x = t+5 की होल पावर -1। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव निकालने में कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी। तो इसके डेरिवेटिव को करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ। इस ट्रिक को आप पकड़ लेना, ये वैसे बेसिक मैथ्स में कराई जाती हैं। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो t+5 की होल पावर 1। ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है। अब इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो और एक डेरिवेटिव की छोटी सी ट्रिक समझ जाओ। मान लो y = 1/x आपको दे रखा है और आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको कोई एक इस टाइप का रेसिप्रोकल टाइप का फंक्शन दे रखा है, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करके ट्रिक काम करती है। तो सबसे पहले ये 1/x है, मतलब x की पावर -1। ये अभी मैं स्टेप्स समझा रहा हूँ, फिर सीधे ट्रिक पे आएंगे। अब डेरिवेटिव के रूल्स क्या कहते हैं, जो भी इसकी पावर है ये आगे आएगा। तो -1 × x की पावर है। अब ये -1 में -1 और जोड़ते हैं, ये डेरिवेटिव के बेसिक रूल है, इतना आप जानते भी हो। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आया वो आया -1/x की पावर 2। ये रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 थी और उसका जो डेरिवेटिव आया वो -1/x की पावर 2 आ रखा है। अब सपोज करो अगर ये x की पावर 2 होता, सपोज करो ये x की पावर अगर 2 होता तो यहाँ होता -2 और यहाँ भी आता -2 और यहाँ हो जाता -3 और यहाँ हो जाता 3, है ना। अगर पकड़ पाए तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। हाँ, अगर पकड़ पाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, अगर आपको यहीं पे बात समझ में आ गई है। अब इसको जनरलाइज्ड कर लेते हैं। जनरलाइज कैसे होगा, देखो जब x की पावर 2 है, जब x की पावर 2 है तो उस समय इसका डेरिवेटिव है 2/x की पावर 3। जब 1 था तो 1/x की पावर 2 आया था। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मान लो y = x की पावर -n है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx क्या आएगा, ये आएगा माइनस जो भी पावर है आपके पास n/x की पावर n+1। ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत जगह काम आती है। ये मैथ्स में तो काम आती ही आती है, फिजिक्स में भी बहुत जगह काम आएगी। तो फिर समझ लो अगर y = x की पावर -n या फिर 1/x की पावर n टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव होता है -n/x की पावर n+1। अब जो भी दे रखा हो, n अगर 1 दे रखा हो तो 1 आ जाएगा, 2 दे रखा हो तो 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस डेरिवेटिव को अपनी गुड बुक्स में डाल लो, आगे काम आएगा। अब बैक टू द क्वेश्चन। आपको x = t+5 की होल पावर 1 दे रखी है। बार बार वो स्टेप्स कौन करते रहे, तो उसका डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी v। अब आप सोचो ये एक फंक्शन है और ऊपर पावर 1 है, मतलब लीनियर है। अब n को देख लो आप, n यहाँ पे 1 है तो मैंने बताया था ये होता है -n हो गया 1 ओवर, इसको आप अपना वो वाला x मान लो x, और इसकी पावर होती है n+1, मतलब 1 तो था ही था, 1+1 का मतलब 2। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो इसमें
30-40 सेकंड खर्च हो जाएंगे। अगर ट्रिक याद कर लोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव विथ नेगेटिव साइन, जो भी पावर हो वो न्यूमरेटर में आएगी और नीचे जो भी फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड करके लिख दो। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो इसको मैं लिख देता हूँ -t+5 या फिर ऐसे ही रहने दो। तो जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब VT इक्वेशन आ चुकी है, अब चाहिए AT इक्वेशन। तो AT इक्वेशन बोले तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, तो V को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा A। अब देखो फिर वो ट्रिक काम कर जाएगी। तो अब कैसे करके लगानी है वो ट्रिक देखो फिर से। नेगेटिव, इसका नेगेटिव ऐसे ही रहा और इस पूरे एंटायर फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है वो नेगेटिव साइन के संग आता है, तो पहले लगाओ नेगेटिव। और ये x की पावर 2 टाइप का है, जो भी पावर हो वो न्यूमरेटर में आएगी ओवर। अब ये वो फंक्शन मतलब t+5 और पावर में हो जाएगा 1 ऐड, मतलब हो जाएगी ये 3। तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव नेगेटिव कंपनसेट हो जाएंगे और बन जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली आपको जो AT इक्वेशन मिली वो कुछ इस टाइप की मिल गई। कैसी? 3 टाइम्स ऑफ 1/t+5 की होल पावर 3। तो ये फाइनली आपका, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं कर दी, 2 आया होगा, ठीक। तो ये आ गई आपकी AT इक्वेशन। अब इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, आपसे कहा है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। अब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल रहा होगा? अब किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है तो मैं A प्रोपोर्शनल टू ये लिख देता हूँ 1/t+5 की होल पावर 3। अब एक्सेलरेशन इसके प्रोपोर्शनल तो कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो मतलब इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब अगर इससे काम नहीं चलेगा तो हम करेंगे क्या, हम इस टर्म की जगह पे क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर मुझे बोर्ड में ज़रा जगह चाहिए होगी और इक्वेशंस को मैं इकट्ठे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। जो पहली इक्वेशन आई थी वो तो जो दे रखा है वही है, A इज इक्वल टू t+5 की होल पावर -1। और जो VT इक्वेशन आई थी, VT इक्वेशन आई थी -t+5 की पावर -2। मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ। और जो AT इक्वेशन आई थी वो आई थी t+5 की होल पावर -3। यहाँ 2 था तो ये xt हो गई, ये VT हो गई, ये AT हो गई है। अब करना क्या है, ये देखना है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। तो फिलहाल के लिए जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो प्रोपोर्शनल है वो t+5 की होल पावर -3 के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इन ऑप्शंस को ज़रा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन में एक डिस्टेंस की बात हो रही है, एक वेलोसिटी की बात हो रही है। मतलब एक बार इस टर्म को रिड्यूस करते हैं यहाँ पे और एक बार इस टर्म को रिड्यूस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो पाता है। तो पहले हम काम करते हैं, डिस्टेंस वाली इक्वेशन को यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसकी शक्ल डिस्टेंस जैसी बनानी पड़ेगी। डिस्टेंस जैसी का मतलब इसकी शक्ल कुछ इस टाइप की बनानी पड़ेगी। अब ऐसे के लिए मैं ज़रा xt इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। तो x इज इक्वल टू t+5 की होल पावर -1 लिख दिया। ये xt इक्वेशन थी। फिर सुनो, इस जगह पे डिस्टेंस को लेके आना है। अब डिस्टेंस को लेके आने के लिए यहाँ पे पावर -3 होनी चाहिए। तो फिर अगर -3 करनी है तो दोनों का क्यूब ले लेते हैं। तो क्यूब जब देंगे तो ये बनेगा x³ और ये हो जाएगा t+5 की होल पावर -3। बस हो गया हमारा काम। और यही तो आपका एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू x³ है और x³ कुछ नहीं है, आपका डिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के क्यूब के, और इन दोनों में वो आंसर है ही नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर ये है तो सही, ये है ठीक, लेकिन हमारा आंसर डिस्टेंस की पावर 2 या डिस्टेंस की पावर -2 में से है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करें, फिर दोबारा से आते हैं और इस टर्म की जगह पे फिर वेलोसिटी को ज़रा इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो कैसे करके होगा। तो उसको मिटाते हैं।
और वेलोसिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर मुझे वी टी इक्वेशन चाहिए होगी, और वी टी इक्वेशन है v इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 5 की होल पावर -2। ये आपकी वी टी इक्वेशन है। अब इस वी टी इक्वेशन में हमें a को लेके आना है या यहाँ पे v को लेके आना है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक काम करते हैं, माइनस इसको लिख देते हैं टी प्लस 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा, मतलब 1/t प्लस 5 इज इक्वल टू v आ जाएगा 1/2 में। और नेगेटिव कहीं भी लगा दो इधर जहाँ मन करे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक हमें पहुँचना है। हमें चाहिए t प्लस 5 का होल क्यूब। तो होल क्यूब करने के लिए दोनों को ले लेते हैं क्यूब। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, जब दोनों का क्यूब लेंगे तो ये आएगा 1/t प्लस 5 का क्यूब, और क्यूब लेने से ये हो जाएगा v की पावर 3/2। तो इस टाइप की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। और आप इसको ढंग से देखो तो इसको अगर ऊपर की तरफ को लेके जाऊँ तो वेलोसिटी की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी प्लस 5 की होल पावर -3 आ रहा है, और यही आपका एक्सेलरेशन है। बस पता लग गया हमें कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वेलोसिटी की पावर 3/2, वेलोसिटी की होल पावर 3/2 के बराबर है। और यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेट हो पा रहा है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। अच्छा, नेगेटिव से कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछा है कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। तो उसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको ना, एक्स टी इक्वेशन दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और आपसे कहता है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्स टी इक्वेशन दे रखी है और v पूछा हुआ है। अब लेकिन अगर v पूछा हुआ है, v एक कंडीशन में पूछा हुआ है, जब इसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन 0 रहा होगा तब वेलोसिटी पता करनी है। तो देखा जाए तो फील तो आ ही रहा है, पहले वो टाइम पता कर लेते हैं। इस समय इसका एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, इसका मतलब हमें वो तीनों काम करने पड़ेंगे। xt से vt में आना पड़ेगा और vt से फिर at में आना पड़ेगा, और पहले वो टाइम पता कर लेंगे जिस समय इसका एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, और उस टाइम को vt इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, आओ तो सबसे पहले इसकी वी टी इक्वेशन निकालते हैं। वी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, v मिला, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये मिलेगा 3t स्क्वायर माइनस ये बनेगा 12t प्लस 3। तो ये आ गई आपकी वी टी इक्वेशन। अब वी टी से जाना है a t में, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो v का डेरिवेटिव a, इसका डेरिवेटिव 6t माइनस 12। तो ये a t में आ गए हैं। अब कह रहा है वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो गया हो। तो उसके लिए वो टाइम पता कर लो। तो a को 0 मानते हुए यहाँ से वो समय पता कर लेते हैं जब इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो यहाँ से t को निकालोगे तो ये t आएगा 2 सेकेंड्स। इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा, और 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। उसके लिए फिर आप इसको वी टी इक्वेशन में इस टाइम को यहाँ पुट कर दो, तो आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी, है ना। आगे आप खुद से कर सकते हो। इसको मैं छोड़ रहा हूँ और आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपसे कहता है, पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आगे क्वेश्चन नंबर क्या था मुझे याद नहीं है। ये कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ circular path, particle is moving in a circular path of radius
8 मीटर with uniform speed, with uniform speed of 4 meter per second. Find out the average acceleration. Find out its average acceleration when the particle completes, when particle complete 1/4 revolution. यह आपका क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, आप इसको ट्राई करना, और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा आसान सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। आओ देखें क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको आप शॉर्टकट में समझाता हूँ आपको। तो आपसे कहता है कोई एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये वो सर्कुलर पाथ है ना। और इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो कहता है इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ वो पार्टिकल है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी दी जाती है टेंजेंशियल से, टेंजेंट से। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पता कर रहे हो तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मान लेता हूँ ये वो वेलोसिटी है जो 4 मीटर पर सेकंड है। अब पार्टिकल कितना पार्ट ट्रेवल करा, तो इस सर्किल का 1/4 पार्ट कवर कर रखा है, 1/4 रिवॉल्यूशन या 1/4 रिवॉल्यूशन इसने कर रखा है। तो पूरा अगर ज़्यादा तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता, 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ तक पहुँचा होगा। तो मतलब ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा होगा, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी जो इसकी स्पीड होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी, है ना। अब आपसे कोई अगर पूछ ले कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जी नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती इस सिचुएशन में। खैर वो बात की बातें हैं, अभी फ़िलहाल पे ज़रा इस पर फोकस करो। तो इसका रेडियस मान लेते हैं r है और पार्टिकल यहाँ से 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा होगा। अब जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा तो आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब याद करो, जब मैंने स्टार्टिंग के इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर, अच्छा चलो उसकी बात ज़रा बाद में करते हैं, हाँ उसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले ज़रा वो समय पता करते हैं कि बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को कवर करो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड ओवर डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितनी स्पीड है ये पता कर लेता है। स्पीड तो आपको 4 दे ही रखी है, इसका टेंशन नहीं है। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, अब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, अगर ये 2πr जा रहा होता, मतलब पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा होता, तो उस समय इस सिचुएशन में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन जो अगर ये करता तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करता। अब इस बार ये 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू πr/2। तो इतनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है इस सिचुएशन में। अब मुझे टाइम पता करना है, तो टाइम हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस तो हो गई आपकी πr/2 और स्पीड आपको दे रखी है 4 और रेडियस भी आपको दे रखा है 8। तो 4 × 8, ये वाला पार्ट इस रेडियस के 8 वाले पार्ट से ख़त्म हो जाएगा। तो उसका मतलब जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। तो ये हमने निकाल लिया टाइम। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, चेंज इन वेलोसिटी पे। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है vf - vi ओवर टाइम। अब आएगा इसमें एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो टाइम आ गया हमारा कितने के बराबर, पाई के बराबर। डिस्टेंस ओवर टाइम किया और इस कॉन्सेप्ट से डिस्टेंस निकाली, स्पीड आपको दे ही रखी थी। जो टाइम आया वो r के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम
ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। मैंने आपको इस स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप Vf माइनस वी सॉरी बैक योर पार्डन, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, तो अगर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो जो आप एक्सेलरेशन निकालोगे या फिर Vf माइनस वी आई करोगे वो आएगा 2v साइन थीटा बाई। ये कैसे आता है, ये समय की बात है, आगे जाके इसको सीखेंगे, है ना, इसको कभी सीखेंगे, इसको जब वेक्टर्स पढ़ेंगे वहाँ इसको देख लेंगे, फिलहाल आप इसको याद रखो। तो Vf माइनस वी आई को मैं लिख रहा हूँ 2v साइन थीटा बाई 2, और नीचे आपका टाइम वैसे ही रहा। कब लगाना है, जब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो 2 तो ऐसे ही रहा, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। v हो गया आपका 4 इंटू साइन, अब थीटा कितना है देख लो, तो पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ मूव करने में ये कितना एंगल चला होगा, यहाँ से यहाँ कितना चला होगा, तो थीटा हो गया होगा 90 डिग्री। तो थीटा को 90 रखने पे डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 45, और टाइम अभी हम निकाल ही चुके हैं, कितने के बराबर आया था, पाई के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 बाई पाई, तो ऐसे ही रहा, और साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2। हो सकता है आपके ऑप्शंस में ये ऑप्शन ना दिया हो, तो उसकी चिंता वाली बात नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो। तो इसी को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ और √2 से डिवाइड करूँ, ये बनेगा 2, इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 4/पाई इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है बच्चों, अगर मैं ना यहीं पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ, छोटा सा सवाल ये है कि इस एंटायर मोशन में, इस मोशन में इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, तो जो बच्चों इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा वो भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वही इंस्टेंटेनियस बनता है। मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, किसी भी टाइम पे अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाए, वो हमेशा इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे एवरेज पूछूँ या इंस्टेंटेनियस पूछूँ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कैसे पता लगा? पता लगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ध्यान रखना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो उसका एक्सेलरेशन फिर 0 हो जाता। आओ आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं। तो जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ना वीटी ग्राफ दे रखे हैं कुछ, एक ये दे रखा है, एक वीटी ग्राफ आपको ये दे रखा है, एक वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है, और एक वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है। 4 वीटी ग्राफ आपको दे रखे हैं और आपसे कहता है अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी पार्टिकल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है ना, तो आपसे पूछा कि इसका करेक्ट वीटी ग्राफ यहाँ पे क्या रहा होगा। तो बच्चों करेक्ट वीटी ग्राफ क्या रहा होगा, तो उसके लिए आपको वीटी ग्राफ पे ज़रा फोकस करना पड़ेगा। देखो वीटी ग्राफ के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, तो बस इसी बात पे ज़रा फोकस करो। आप इसका स्लोप चेक करो, चेक स्लोप, बस का स्लोप चेक कर लो, बाकी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप इसका जब स्लोप चेक करोगे तो 4 ग्राफ दे रखे हैं,
तो उसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। अब कंडीशन है कि पार्टिकल को आपने वर्टिकली ऊपर की तरफ को फेंका। अब पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ को फेंका तो एक बार ज़रा पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंका तो उसको ज़रा एक बार सोच तो लें। तो मान लो ये वो पार्टिकल है, ऑब्वियस है आपने इसको किसी कोई वेलोसिटी से ही ऊपर की तरफ को फेंका होगा, यू से आपने इसको ऊपर की तरफ को फेंका और ये अपनी मैक्सिमम हाइट को इसने अटेन किया। जब ये इसने अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करा होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो ये पहला मोशन यू से यहाँ तक पहुँचा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्या ग्राफ बन सकता है इसका। तो जब पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो एक्सेलरेशन काम करता है नीचे की तरफ को और वो g के बराबर होता है जो नेगेटिव होता है। इसका मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को लग रहा है। इसका मतलब v और a के साइन क्या हैं, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ होगी और वेलोसिटी लेकिन पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव और नीचे की तरफ को नेगेटिव। तो क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ को जा रहा है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ होगी। तो क्या क्या हमें समराइज्ड हुआ यहाँ से आप देखते हैं। एक तो हमें पता लगा इसका स्लोप कितने के बराबर है, g के बराबर है और वो नेगेटिव है और वो कांस्टेंट भी है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। अब इतनी सी लाइन पढ़ के ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तो ख़त्म हो गए, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा और वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ पे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये जो कर्व टाइप के ग्राफ हैं ये यहाँ पे एंड अप हो जाएंगे, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दो तो ऑप्शन आपके वैसे ही भाग गए। और अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही है, जबकि इस ग्राफ में अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन या इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, जबकि यहाँ इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका स्ट्रेट लाइन तो है, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये भी ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ स्लोप हो गया पॉजिटिव और यहाँ स्लोप हो गया नेगेटिव। जबकि हमारा स्लोप सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी गलत है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पे सही होगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, हम और ज़रा बातें करते हैं इसके ऊपर। तो बॉडी यहाँ से यहाँ गई और फिर ऊपर से नीचे भी आई होगी, ऑब्वियस है। तो इसका स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको यहाँ पे। ये पहली इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो जब अपवर्ड मोशन हुआ, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बट इट इज़ नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बट इट इज़ पॉजिटिव। तो जब बॉडी नीचे से ऊपर गई अपवर्ड मोशन में, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नेचर की है लेकिन पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ कैसा बनेगा, सिर्फ इतनी सिचुएशन को देखते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इतनी सिचुएशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहाँ से आपने फेंका, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ तक जाने पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और लाइन स्ट्रेट आएगी और नेगेटिव स्लोप के साथ। तो अभी अगर आप सारी बातों को कलेक्ट करो तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनना चाहिए। ये इतना ग्राफ सिर्फ ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी का ग्राफ है ये। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ तक आने तक इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब ग्राफ को और आगे बढ़ा रखा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड मोशन की बात भी कर रहा होगा। हम भी देख लेते हैं। अब आते हैं डाउनवर्ड मोशन में, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब बॉडी ऊपर से अब नीचे की तरफ को आ रही है, मतलब इसका u भी v भी नीचे की तरफ को है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ को है। इसका मतलब इसकी स्पीड इस बार बढ़ने वाली है और अगर स्पीड बढ़ रही है लेकिन वो स्पीड कैसी है, नेगेटिव है ना। तो मतलब अब हमें ग्राफ में इसके आगे ऐसा ग्राफ दिखाना है जिसमें हमें वेलोसिटी बढ़ते हुए दिखानी है लेकिन नेगेटिव दिखानी है। तो फिर वो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ। उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा टारगेट था। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अपवर्ड जर्नी
और उसके आगे क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो इस टाइप का ग्राफ फिर आगे बढ़ेगा। ये वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन आपका हमेशा कैसा है, नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो स्लोप इसका कांस्टेंट ही माना जाएगा। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस डाल दो तो हमेशा आपको एक ही जैसा एंगल देखने को मिल रहा है, और इससे हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव, क्योंकि एंगल 90 से बढ़ा। स्ट्रेट लाइन क्यों? स्ट्रेट लाइन इसलिए, लेकिन जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है फ्रॉम अ टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड्स। अब कैसे करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की जाए यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीखना। आपके पास एक वी टी ग्राफ है मान लो, तो ये रहा वी और ये रहा टी। ये मान लो आपको एक वी टी ग्राफ दिया हुआ है, बस ऐसे समझाने के लिए देख रहे हैं अभी। अब आपको पता है जो वी टी ग्राफ का एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है ना। अब इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा, इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर लो। इस स्ट्रिप की थिकनेस है dt और लेंथ को मैं v मान लेता हूँ, तो इसका एरिया हो जाएगा v इंटू dt। लेकिन मुझे इस टोटल का अगर एरिया चाहिए तो मैं v इंटू dt को इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम लिमिट 0 to 2 सेकेंड्स, और यही बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, तो बस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे रख दो v इंटू dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ओवर टोटल टाइम टेकन। अब वेलोसिटी आपको दे रखी है फंक्शन ऑफ टाइम, तो v की जगह पे आएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इंटू डी टी विथ लिमिट्स 0 to 2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपने इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है और टाइम से डिवाइड करना है। टोटल टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड्स है, तो इसको सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर बनेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, और एरिया होता है v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट्स, टाइम लिमिट्स यहाँ पे आएंगी, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम 1 डायमेंशन मोशन डिस्कस करेंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।